हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू पिंक लाइव। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ मैं आप लोगों के लिए टोटल 100 क्वेश्चनों का निचोड़ लेकर आई हूँ। या इसमें हम टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों के कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए आप ये कमेंट में लिखकर बताइएगा। ये हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आपकी हेल्प करेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन को छोड़कर लगभग सभी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो समझ लो पेपर यहीं से छपेगा। इसमें ये क्लास 2 है, इसके पहले हमने क्लास 1 कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर अभी देख लीजिए। इस बार के क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी आए हुए थे और इसके पहले के क्वेश्चनों को आप उठाकर देखेंगे तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेसन के नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का वर्णन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है, भाषाओं के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, अध्यापकों को प्राकृतिक ध्वनि संगत मौखिक भाषा का उपयोग करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, पठन सामग्री प्रामाणिक होनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है, शिक्षण के दौरान प्रत्येक शिक्षार्थी के अध्ययन शैली को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें नेचुरल क्रेसन के नियम के अनुसार पूछा गया है कि नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस के अनुसार तो इसमें भाषाओं के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा सामग्रियों के शिक्षण के प्रस्तुतिकरण के लिए कार्यविधिक योजना को क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है उपागम विधि, सेकेंड है विधि, थर्ड है शिक्षण शास्त्र, फोर्थ है तकनीकी। तो प्रस्तुति भाषा सामग्रियों के शिक्षण के प्रस्तुतिकरण के लिए विधि योजना का कहा जाता है। इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ, विधि योजना कहा जाता है। कार्यविधिक योजना को विधि योजना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याकरण अनुवाद विधि को किस रूप में जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है शास्त्रीय विधि, सेकेंड है शास्त्रीय उपगम विधि, थर्ड है रचनात्मक विधि, फोर्थ है आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र विधि। तो व्याकरण अनुवाद विधि क्या कहते हैं? शास्त्रीय विधि को कहते हैं व्याकरण अनुवाद विधि। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि, सेकेंड है ग्रहणशील विधि, थर्ड है गतिविधि आधारित अधिगम विधि, फोर्थ है अनुवाद विधि। तो मातृभाषा का प्रयोग प्रत्यक्ष विधि में बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। जिस प्रकार जैसे अगर अपने इंग्लिश सिखा रहे हैं बच्चों को तो उसी प्रत्यक्ष रूप से इंग्लिश ही सिखाएंगे, उसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये प्रत्यक्ष विधि हुई है जिसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बारीकी से पठन का उदाहरण कौन सा है? फर्स्ट है ऑप्शन है पुस्तक के किसी अध्याय में मुख्य विचार को जानने के लिए पठन, सेकेंड है किसी फिल्म का सारांश लिखना, थर्ड है किसी विज्ञान परक लेख का सारांश लिखना, फोर्थ है अपने सेल फोन में अपने प्रिय मित्र का फोन नंबर देखना। तो बारीकी से आप कब देखेंगे? जब आप अपने सेल फोन में अपने मित्र का नंबर ढूंढ रहे हैं तो उसे आप बारीकी से ढूंढेंगे, एक एक नंबर पढ़ेंगे और फिर मैच करेंगे कि आपके मित्र का नंबर कौन सा है। तो इसे आप बारीकी से देखेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे किसी भाषा में जो भी सुनते हैं वह उनकी शब्द संपदा को प्रभावित कर सकता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? फर्स्ट है बच्चे वही सीखते हैं जो वह सबसे अधिक सुनते हैं, सेकेंड है बच्चे अपनी रुचियों के अनुसार सीखते हैं, थर्ड है बच्चे निष्क्रिय गतिविधियों की अपेक्षा अंतःक्रियात्मक गतिविधियों के माध्यम से अधिक सीखते हैं, फोर्थ है बच्चे अर्थपूर्ण संदर्भों में
सबसे अच्छी तरह सीखते हैं। देखिए ये चारों ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट लगेंगे क्योंकि चारों ही पॉजिटिव ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन से ऑप्शन करेक्ट हुए हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन से रिलेट करना है ऑप्शन को। क्वेश्चन में दिया है बच्चे किसी भाषा में जो भी सुनते हैं वह उनकी संपदा को प्रभावित करता है। तो सुनते हैं तो सुनने वाले से रिलेट करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है बच्चे वही सीखते हैं जो वह सबसे अधिक सुनते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ही इससे रिलेट कर रहा है। बाकी चारों ऑप्शन आपको करेक्ट लगेंगे लेकिन ये कंफ्यूजन वाले ऑप्शन हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से उपागम के अंतर्गत सावधानी पूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कौशल आधारित उपागम, सेकंड है रचनावादी उपागम, थर्ड है संरचनात्मक उपागम, फोर्थ है संप्रेषणात्मक उपागम। तो सावधानी पूर्वक स्तरवार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है संरचनात्मक उपागम में। अगर आप कोई चीज़ की रचना करते हैं, संरचना करते हैं उसकी, तब आप सावधानी पूर्वक उसका चयन करेंगे, उसके बाद एक के बाद एक क्रम स्तर के अनुसार उसका इस्तेमाल करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकलन के उपकरण की समरूपता का स्तर और जब इस आकलन उपकरण का उन्हीं व्यक्तियों या उसी समूह के साथ पुनः इस्तेमाल किया जाता जाए और उससे प्राप्त प्रमाणों का स्तर, इससे क्या कहा जाएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है विश्वसनीयता, सेकेंड है अंतर, थर्ड है वैधता, फोर्थ है सटीकता। तो अगर आपने किसी कोई आकलन किया है एक बार और उसी आकलन को आप दोबारा उसी व्यक्ति पर करते हैं तो प्राप्त परिणामों का स्तर अगर सेम रहता है तो आपको क्या कहेंगे? तो वो विश्वसनीय क्या हो जाएगा? विश्वसनीय हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन विश्वसनीय करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपचारात्मक अध्यापन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सूक्ष्म शिक्षण के बाद दिया जाता है, परीक्षा में अधिक अंक लाने के बाद दिया जाता है, थर्ड है प्रतियोगी परीक्षाओं के बाद दिया जाता है, फोर्थ है निदानात्मक परीक्षण के बाद दिया जाता है। उपचारात्मक अध्ययन कब किया जाता है? जब बच्चों में कमियां देखी जाती हैं, उनकी कमियों की पहचान की जाती है, उनके जहाँ जिस स्तर पर वो उनके कमियां रह गई हैं उसकी पहचान करने के बाद, उसका निदान करने के बाद उसे उपचारात्मक अध्यापन दिया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापिका ने कक्षा को 5-5 के समूह में बांटा और किसी एक रिपोर्ट की प्रतिलिपियां दी और कहा कि इसे पढ़कर टिप्पणी लिखें व इसका संक्षिप्त सार लिखें। वह किसे सम्मिलित करने का प्रयास कर रही है? फर्स्ट ऑप्शन है बुनियादी अंतर वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल, बेसिक यानी संक्षेप में है। सेकेंड है संज्ञानात्मक रूप से उच्च स्तरीय भाषा निपुणता, थर्ड है विमर्श दक्षता, फोर्थ है समूह परिचर्चा। तो इसमें क्या किया जा रहा है? अध्यापक 5 में समूह में बांटती है बच्चों को, उसके बाद एक प्रतिलिपि देती है किसी रिपोर्ट की सभी बच्चों को, सभी बच्चे उसे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसका संक्षिप्त सार लिखते हैं, अपने अपने भाषा में लिखेंगे। संक्षिप्त भाषा अपनी उनकी भाषा क्या है अपने भाषा के अनुसार लिखेंगे। तो इसमें क्या है? संज्ञानात्मक रूप से उच्च स्तरीय भाषा निपुणता, पहले अपने संज्ञान का प्रयोग करेंगे पढ़ने में, फिर उसमें उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग करके निपुणता प्रदर्शित करेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रुटियां किसके लिए अधिगम के क्षेत्र में प्रतिपुष्टि हैं? ए शिक्षार्थियों के लिए, बी अध्यापकों के लिए। तो केवल बी, ए और बी दोनों त्रुटियां सीखने का क्षेत्र नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है तो ना, फोर्थ भी नहीं होगा, केवल ए भी नहीं होगा, केवल बी भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन ए और बी, क्योंकि अगर त्रुटियां होती हैं तो शिक्षार्थियों भी उससे सीखते हैं और अध्यापक भी सीखते हैं। अगर अध्यापक किसी गलत तरीके का इस्तेमाल कर लेते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, तो बाद में जब उन्हें
समझ में आता है तो उससे सीखते हैं कि ये बच्चे के लिए उचित नहीं है। तो इसलिए अध्यापक भी त्रुटियों से सीखते हैं और शिक्षार्थी भी सीखते हैं। तो ए और बी दोनों करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह गतिविधियाँ जिनमें चलना, उछलना, तरह तरह की शारीरिक क्रियाएं करना शामिल है क्या कहलाता है? मौखिक संप्रेषण फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है शारीरिक गतिविधियाँ, थर्ड है श्रवण गतिविधियाँ, फोर्थ है मस्तिष्क को एकाग्र करना। तो माइंडफुलनेस यूँ गतिविधियाँ जिनमें चलना, उछलना, तरह तरह की शारीरिक क्रियाएं करना शामिल है। तो शारीरिक क्रियाएं किसमें क्या शामिल है? शारीरिक गतिविधियों में। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 की एक शिक्षार्थी एक पठन सामग्री पढ़ लेती है, उस पर आधारित कार्य भी कर लेती है। यह सब अपनी माँ की मदद से कर पाती है। बायोगोस्की के अनुसार उसकी माँ उसके कार्य में क्या कर रही है? फर्स्ट ऑप्शन है सहारा दे रही है, सेकेंड है कोचिंग कर रही है, थर्ड है ट्यूटरिंग कर रही है, फोर्थ है प्रशिक्षण दे रही है। तो इसमें दिया गया है बच्ची क्या कर रही है? अपनी माँ की मदद से कर पा रही है। तो यानी कि माँ उसकी सहारा दे रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन सहारा देना, बाड़ प्रदान कर रही है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता कैसे विकसित की जा सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है नियमित रूप से श्रुतलेख देखकर, सेकेंड है कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके, थर्ड है शब्द संपदा का संवर्धन करके, फोर्थ है व्याकरण के नियम कंठस्थ करवाकर। तो किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता कैसे विकसित की जा सकती है? सेकेंड ऑप्शन कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके बच्चों की भाषा दक्षता विकसित की जा सकती है। अगर बच्चे जिस भाषा को उन्हें सिखाना है, अगर उस भाषा के अनुसार उनके कार्य दे दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छी तरह सीख सकते हैं। तो कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके सिखाया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देह भाषा, हाव भाव और टकटकी लगाकर देखना किसके उदाहरण हैं? फर्स्ट ऑप्शन संकेत, सेकेंड है अमौखिक संप्रेषण, थर्ड है मौखिक संप्रेषण और फोर्थ है कंप्यूटर जनित संप्रेषण। तो अगर किसी व्यक्ति का, बच्चे का देह भाषा और हाव भाव और टकटकी लगाकर देख रहा है तो उसे देख के आप क्या समझेंगे? वो अमौखिक संप्रेषण कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि वो बिना मुंह से बोले उसके आप देह से, हाव भाव से, टकटकी लगाकर जो देख रहा है उससे समझ जा रहे हैं। तो अमौखिक संप्रेषण कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।